हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रिंकू सर आपका अपना चैनल जो है इस पे दोबारा से स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं एक बार फिर से करंट अफेयर्स की कुछ नई वीडियो, और मैं आपको इसमें एमसीक्यूज के ज़रिए आज आपको बहुत अच्छे क्वेश्चन पढ़ाने वाला हूं जो कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड होने वाले हैं। चलिए देखते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में निम्नलिखित में से भारत का कौन सा स्थान था? तो मैं आपको बता दूं कि हेनले पासपोर्ट रिपोर्ट के अनुसार भारत का जो स्थान मिला है भारत को वो 87वां स्थान यानी 87वां स्थान मिला है भारत को। मैं आपको बता दूं कि इसमें 193 देशों की सूची में जापान को पहला स्थान मिला है। जापान को प्रथम स्थान दिया गया है। इसका मतलब है कि जापान के लोग 193 देशों में से सभी देश में बिना वीज़ा के यात्रा कर सकते हैं, और जबकि भारत के जो नागरिक होंगे उनको 60 देशों में बिना वीज़ा के जाने की अनुमति होगी। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किन्हें भारत का नया महान न्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया है? दोस्तों, भारत के नए अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो हैं वो बनाए गए हैं आर वेंकट रमणी। ये 1 जनवरी 2023 से अपना कार्यभार संभालेंगे और इन्हें हाल ही में भारत का महान न्यायवादी बनाया गया है। दोस्तों, महान न्यायवादी क्या होता है पहले ये समझें। महान न्यायवादी जो होता है इनका काम ये है कि इनको राष्ट्रपति को ये सलाह देने का काम करते हैं। ये देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है और इसे आर्टिकल यानी अनुच्छेद 76(1) के तहत इसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उल्लिखित किया गया है दोस्तों। और मैं आपको बता दूं कि जो आर वेंकट रमणी है ये पूर्व जज हैं, और मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि ये जो आर वेंकट रमणी हैं ये जाने माने पूर्व जज और प्रवक्ता भी रहे हैं। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2022 किस तिथि को मनाया गया? दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस जो है वो 22 मई को मनाया जाता है हर वर्ष। मैं आपको बता दूं कि पर्यावरण सुरक्षा और संतुलन को बनाए रखने के लिए 1993 से यूएनओ द्वारा यानी संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा इसे लगातार 22 मई को मनाया जाता रहा है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। इंडोनेशिया में आयोजित पुरुष हॉकी एशिया कप 2022 में भारत ने कौन सा पदक जीता? दोस्तों, जो इंडोनेशिया में ये आयोजित किया गया था पुरुष हॉकी एशिया कप, इसमें भारत को कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा था। दोस्तों, इसमें जो गोल्ड मेडल मिला था यानी इस कप का जो विजेता था एशिया कप का वो दक्षिण कोरिया था दोस्तों। दक्षिण कोरिया ने मलेशिया को हराकर ये खिताब अपने नाम किया, यानी मलेशिया को सिल्वर, दक्षिण कोरिया को गोल्ड और भारत को कांस्य पदक मिला। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। वित्त वर्ष 2021-22 में चीन को पीछे करते हुए भारत का शीर्ष भागीदार देश
कौन सा बन गया है? मैं आपको बता दूं, भारत का शीर्ष भागीदार देश अब, यानी शीर्ष भागीदार देश का मतलब है कि बिजनेस पार्टनर कौन बन गया है। तो 2000 वित्त वर्ष 2021-22 में चीन को पीछे करते हुए भारत का जो नया बिजनेस पार्टनर बन गया है वो है अमेरिका। दोस्तों अमेरिका जो है 119.42 बिलियन करोड़ अमेरिकी डॉलर का भारत के साथ व्यापार करता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, पहले नंबर पे अमेरिका है, दूसरा स्थान जो है ऑब्वियसली दूसरा स्थान चीन, और तीसरे स्थान पर दोस्तों तीसरा स्थान यूएई का है, यानी संयुक्त अरब अमीरात का तीसरा स्थान है। यानी ये 3 शीर्ष भारत के बिजनेस पार्टनर हैं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ, अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में भारत के किस सुरंग को बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का अवार्ड मिला है? दोस्तों भारत की जो जानी मानी सुरंग है अटल सुरंग, इसको बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर का अवार्ड दिया गया है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो सुरंग है ये हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे में है। रोहतांग दर्रे में है दोस्तों। अटल सुरंग हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे में है दोस्तों, और इसे इस बार का बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का अवार्ड दिया गया है। दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में किस शहर में भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क बनाने की अनुमति दी गई है? दोस्तों भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क जो है वो जबलपुर में बनाया जाएगा। जबलपुर में इसको दोस्तों बनाया जाएगा। मैं आपको बता दूं कि जबलपुर में के पास एक छोटा सा गांव है, उस गांव को पहले ही यूनेस्को जो है वो विरासत सूची में शामिल कर चुका है। दोस्तों जो जबलपुर जहाँ पर ये इसको बनाया जा रहा है दोस्तों जियोलॉजिकल पार्क, वहाँ पर पहले ही यूनेस्को उस स्थान को अपने विश्व विरासत सूची की, जो विश्व विरासत सूची है अस्थायी सूची, उसमें उसको रखे हुए है पहले से ही। मैं आपको ये भी बता दूं कि यहाँ पर 19वीं शताब्दी में एक अंग्रेज़ द्वारा इसी स्थान पर, जहाँ पर ये जियोलॉजिकल पार्क बनाया जा रहा है, इसी स्थान पर डायनासोर के जीवाश्म पाए गए थे दोस्तों। तो इस तरह से ये कुछ कारण हैं जहाँ पर पहला देश का जियोलॉजिकल पार्क बनाया जाएगा। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। बुकर प्राइज 2022 निम्नलिखित में से किसे दिया गया है? दोस्तों बुकर प्राइज 2022 निम्नलिखित में से किसे दिया गया है? मैं आपको बता दूं कि 2022 तो इसका आंसर है रेहान सेहान करुणा तिलक। दोस्तों ये श्रीलंका के लेखक हैं, और इनको जिस पुस्तक के लिए ये पुरस्कार मिला है वो पुस्तक का नाम है द 7 मून्स ऑफ माली अल्मेडा। इस पुस्तक के लिए इन्हें वर्ष 2022 का बुकर पुरस्कार मिला है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि भारत में अभी तक भारत और भारतीय मूल के कुल अभी तक 10 राइटर्स को, लेखकों को ये पुरस्कार मिल चुका है, जिसमें से पहला पुरस्कार जो मिला था बुकर पुरस्कार वो थे वी.एस. नायपॉल, और जबकि पहली महिला बुकर पुरस्कार विजेता जो थी वो अरुंधति राय थी, जिनको गॉड ऑफ द स्मॉल थिंग्स के लिए मिला था। अरुंधति राय गॉड ऑफ द स्मॉल थिंग्स के लिए ये पुरस्कार जीत चुकी हैं दोस्तों।
आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाने वाला सरस्वती सम्मान 2021 किसे दिया गया है? दोस्तों ये पुरस्कार इस बार मिला है रामदरस मिश्रा को। ये पुरस्कार इस बार रामदरस मिश्रा को मिला है सरस्वती सम्मान 2021। दोस्तों मैं आपको बता दूं इनकी काव्य संग्रह है मैं तो हूँ यहाँ। ये इनकी काव्य संग्रह है जिसके लिए ये पुरस्कार इनको दिया गया है। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। विंबलडन महिला एकल 2022 निम्नलिखित में से किसने जीता? दोस्तों मैं आपको बता दूं विंबलडन 2022 जो पुरस्कार जीता है इस बार महिला एकल का खिताब जो जीता है 2022 का वो है एलिना रेबाकीना। एलिना रेबाकीना जो है दोस्तों वो कजाकिस्तान की हैं, कजाकिस्तान की हैं और इन्होंने अपना पहला विंबलडन खिताब जीता है, बल्कि पहला ग्रैंड स्लैम जीता है। और इन्होंने जैब्यूर महिला खिलाड़ी हैं, इनके अपोजिट में जो हारी थी जैब्यूर ट्यूनीसिया की महिला खिलाड़ी जैब्यूर को इन्होंने हराया। दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने हाल ही में किस देश में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया? दोस्तों महात्मा गांधी की प्रतिमा का जो अनावरण किया है विदेश राज्य मंत्री उन्होंने वी मुरलीधरन ने इन्होंने किया है ओमान देश में। ओमान देश में महात्मा गांधी के एक स्टैचू का अनावरण किया। दोस्तों मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर और अतिरिक्त जानकारी देना चाह रहा हूँ। इसके पूर्व विदेश मंत्री जो है हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर वो भी यहाँ जो प्रतिमा का अनावरण जो है वो कर चुके हैं और वो उन्होंने किया था महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण पराग्वे देश में। पराग्वे की यात्रा पर जो हमारे विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर वो पराग्वे की यात्रा पर गए थे और उन्होंने वहाँ पर महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया, जबकि विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने ओमान में जाके महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया। दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में पर्यटन स्थल माउंट हैरियट का नाम बदलकर माउंट मणिपुर कर दिया गया है। माउंट हैरियर कहाँ स्थित है? दोस्तों माउंट हैरियर जो है वो अंडमान निकोबार में द्वीप समूह में स्थित है। माउंट हैरियर जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि माउंट हैरियर जो है माउंट हैरियर यहाँ पर हैरियट माउंट हैरियट जो है वो एंग्लो मणिपुर युद्ध का गवाह है, यानी इसी स्थान पर एंग्लो मणिपुर युद्ध भी लड़ा गया था। दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से दो देशों के बीच में अग्नि वॉरियर युद्ध 2022 संपन्न हुआ? दोस्तों अग्नि वॉरियर युद्ध 2022 जो संपन्न हुआ है वो भारत और सिंगापुर के बीच में हुआ है। भारत और सिंगापुर के बीच में यह युद्धाभ्यास संपन्न हुआ। दोस्तों मैं आपको बता दूं यह युद्धाभ्यास जो है वो महाराष्ट्र में संपन्न हुआ या किया गया ये युद्धाभ्यास। दोस्तों मैं आपको और अतिरिक्त जानकारी दे दूं कि अग्नि वॉरियर के अलावा भारत और सिंगापुर के बीच में सिम्बेक्स नाम से भी युद्धाभ्यास होता है। दोस्तों भारत और सिंगापुर के बीच में और किस नाम से युद्धाभ्यास होता है दोस्तों? तो वो है सिम्बेक्स। आगे बढ़ते हैं अपने
अगले प्रश्न की तरफ, हाल ही में संपन्न ईरानी कप 2022 का खिताब किस टीम ने जीता? दोस्तों, ईरानी कप 2022 का जो खिताब है इस बार वो शेष भारत ने जीता है। दोस्तों, इस बार ईरानी कप जो जीता है क्रिकेट से संबंधित है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं ये क्रिकेट से संबंधित है, जो नहीं जानते हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ, ये क्रिकेट से संबंधित है और इसको शेष भारत ने जीता है। और किसको हराकर जीता दोस्तों? सौराष्ट्र को हराकर। सौराष्ट्र को हराकर इस बार ये खिताब अपने नाम किया है शेष भारत ने। शेष भारत की तरफ से जयदेव उनादकट जो है उन्होंने बेहतरीन बॉलिंग का मुजाहरा करते हुए इस शेष भारत को, इस ईरानी कप को हासिल करने में, खिताब दिलाने में विशेष भूमिका निभाई। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। खाद्यान्न वितरण को पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से देश का पहला ग्रेन एटीएम किस शहर में लगाया गया है? दोस्तों, जो खाद्यान्न वितरण है उसको पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से जो अनाज का एटीएम लगाया गया है वो गुरुग्राम में लगाया है। हरियाणा के गुरुग्राम में दोस्तों लगाया गया है। इसका उद्देश्य है कि लोगों को बिना किसी परेशानी के सही तौल के साथ, सही माप के साथ अनाज उपलब्ध हो और बिना किसी परेशानी की ये अनाज उपलब्ध हो। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कहता है, भारतीय सेनाओं में युवाओं को 4 साल की भर्ती की योजना जो है अग्निपथ निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा शुरू करी गई है? दोस्तों, ये योजना जो है हमारे रक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है और इसमें जो एज का प्रावधान है वो 17.5 वर्ष से 21 वर्ष तक की एज का प्रावधान है। लेकिन 2022 में ये जब ये पहली भर्ती इस बार की गई तो उसमें 2 वर्ष को इसमें बढ़ा के रखा गया, यानी कि 23 वर्ष इसमें एज रखी गई थी। लेकिन नेक्स्ट टाइम से यानी अगली बार से एज जो ग्रुप होगा वो 17.5 से 21 वर्ष के लिए होगा और 4 वर्ष की सेवा इस अग्नि जो वीर योजना है, इसमें अग्निपथ योजना है, इसमें युवा अपनी 4 वर्ष की सेवाएं दे पाएंगे और इस सेवा में भर्ती होने वाले जो कैंडिडेट होंगे उनको अग्निवीर कहा जाएगा। दोस्तों, अग्निवीर कहा जाएगा उनको। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। भारत का वह एकमात्र राज्य कौन सा है जो वृक्षों को पेंशन देता है? दोस्तों, भारत का एकमात्र राज्य जो है जो वृक्षों को पेंशन देता है दोस्तों वो है हरियाणा। हरियाणा जो है, हरियाणा का जो इस बार उद्देश्य जो है पेंशन देने का जो उद्देश्य है वो मैं आपको बता दूं कि वहाँ के वातावरण को शुद्ध करना और पेड़ों की सुरक्षा करना इस योजना का उद्देश्य है दोस्तों। और इसमें 75 वर्ष की आयु या उससे अधिक वाले वृक्षों को 2500 रुपये वार्षिक पेंशन उनके रखवालों को दी जाएगी, यानी उनके केयर टेकर को दी जाएगी। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। बहुचर्चित हिंदी मूवी द कश्मीर फाइल के निर्देशक कौन है? दोस्तों, बहुचर्चित, वास्तव में ये बहुचर्चित मूवी है, बहुत ज़्यादा चर्चा में रही और तमाम तरह की विरोध प्रदर्शन हुए इसके लिए। मैं आपको बता दूं इसके जो डायरेक्टर हैं वो विवेक अग्निहोत्री हैं, विवेक अग्निहोत्री हैं। दोस्तों, ये जो बनी है, मूवी बनी है, ये कश्मीर पंडितों के खिलाफ जो 1990 में जो एक प्रकार से फरमान जारी किया गया था कि जल्दी से रातों रात कश्मीर छोड़ दें अन्यथा उनको यहाँ पर रहने नहीं दिया जाएगा, तो उनके अत्याचारों को ये मूवी जो है वो दिखाती है। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। टीबी मुक्त भारत अभियान का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? दोस्तों, टीबी मुक्त भारत अभियान का ब्रांड एम्बेसडर जरा मैं इसको थोड़ा बताता हूँ आपको। ये दीपा मलिक जो है इस बार इसकी ब्रांड एम्बेसडर
बनाई गई हैं, लेकिन कैसे बनाई गई ज़रा ये समझें। एक टीबी मुक्त भारत के लिए एक नीक्षय नाम से इनको नीक्षय बनाया गया है। दीपा मलिक को नीक्षय बनाया गया, मतलब है कि 6 से मुक्त करने वाला। तो इसमें ये 5 व्यक्तियों को गोद लेंगी, एडॉप्ट करेंगी और उनकी देखभाल करेंगी। और देश की पहली जो नीक्षय बनी है वो हमारे देश की निर्वर्तमान जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, वो देश की पहली नीक्षय बनी है और उन्होंने 5 व्यक्तियों को गोद लिया है। इसके बाद दीपा मलिक को जो है नीक्षय बनाया गया है टीबी मुक्त भारत के अभियान के लिए। और मैं आपको बता दूं कि हाल ही में दीपा मलिक को हरियाणा के जो इलेक्शन कमीशन है यानी कि निर्वाचन आयोग है, उसने भी अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। दोस्तों एक चीज़ और मैं बता देता हूं कि वर्तमान में अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रवि किशन जो भोजपुरी अभिनेता हैं, रवि किशन को संपूर्ण भारत का टीबी मुक्त भारत अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, जबकि दीपा मलिक जो है वो नीक्षय बनी है। ठीक है दोस्तों, आगे और इसको मैं बता दूं कि भारत का लक्ष्य है कि पूरे भारत से टीबी का सफाया करना, ये लक्ष्य रखा गया है 2025 तक। यानी भारत सरकार, केंद्र सरकार का कहना है कि भारत जो है 2025 तक टीबी मुक्त हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का दूसरी बार अध्यक्ष बनाया गया है? दोस्तों दूसरी बार जो अध्यक्ष बनाए गए हैं ओलंपिक समिति के यानी आईओसी के, इंटरनेशनल ओलंपिक काउंसिल जो है, कमेटी जो है, उसके अध्यक्ष जो बनाए गए हैं वो थॉमस बॉक बनाए गए हैं। थॉमस बॉक को दूसरी बार उनके कार्यकाल के लिए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। वर्ष 2023 में गणतंत्र दिवस समारोह में किसे मुख्य अतिथि बनाया गया है? भारत का जो गणतंत्र दिवस होगा 2023 में 26 जनवरी को, उसमें किसे पूछा गया क्वेश्चन, किसे मुख्य अतिथि बनाया गया है? तो मैं आपको बता दूं कि जो मुख्य अतिथि बनेंगे वो अब्देल फतेह अल सीसी को मुख्य अतिथि बनाया गया है। और ये कौन है दोस्तों? ये मिस्र के राष्ट्रपति हैं। दोस्तों ये मिस्र के, कई बार ऐसा पूछा जाएगा कि जो मुख्य अतिथि बनाए गए हैं वो किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो दोस्तों ये मिस्र के राष्ट्रपति हैं दोस्तों, अब्देल फतेह अल सीसी। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसे इराक का नया राष्ट्रपति बनाया गया है? दोस्तों मैं आपको बता दूं, हाल ही में इराक का नया राष्ट्रपति जो इराक के बनाए गए हैं वो अब्दुल लतीफ़ राशिद बनाए गए हैं। दोस्तों अब्दुल लतीफ़ राशिद बनाए गए हैं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन भारत के नए शिक्षा मंत्री बनाए गए हैं? दोस्तों इस बार भारत के नए मंत्री, जो नरेंद्र मोदी जी का जो नया मंत्रिमंडल है उसमें नए जो शिक्षा मंत्री बनाए गए हैं वो दोस्तों बनाए गए धर्मेंद्र प्रधान। ये पहले वाले मंत्रिमंडल में यानी मोदी जी के पहले कार्यकाल में ये पेट्रोलियम मंत्री थे, पेट्रोलियम मंत्री थे दोस्तों, और इस बार इनको शिक्षा मंत्री, देश का नया शिक्षा मंत्री बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में हुए चुनाव में कांग्रेस ने किसे हिमाचल प्रदेश का नया मुख्यमंत्री बनाया गया? जैसा दोस्तों आपको पता है कि हाल ही में जो चुनाव हुए थे गुजरात में, हिमाचल में, तो उसमें गुजरात में तो भाजपा ने, भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार बनाई और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने
बाजी मारते हुए अपनी सरकार बनाई है और वहाँ के नए जो सीएम बने हैं यानी मुख्यमंत्री बने हैं दोस्तों, वो सुखविंदर सिंह सुक्खू बनाए गए हैं दोस्तों। सुखविंदर सिंह सुक्खू वहाँ के नए मुख्यमंत्री बनाए गए हैं दोस्तों। मैं आपको ये भी बता दूं कि वहाँ के जो उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, उप मुख्यमंत्री, वो मुकेश अग्निहोत्री जी बनाए गए हैं। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री बनाए गए हैं दोस्तों। मैं आपको बता दूं कि वहाँ पर 3 लोग मुख्यमंत्री की दौड़ में थे, एक सुखविंदर सिंह सुक्खू, दूसरे मुकेश अग्निहोत्री और तीसरी जो है पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह की जो लड़की हैं प्रतिभा सिंह, वो भी सीएम की दौड़ में थी, परंतु उनको कांग्रेस पार्टी की आला कमान ने तवज्जो ना देते हुए सुखविंदर सिंह सुक्खू को वहाँ का नया सीएम और मुकेश अग्निहोत्री को नया डिप्टी सीएम बनाया दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। उत्कर्ष महोत्सव 2022 कहाँ मनाया गया दोस्तों? उत्कर्ष महोत्सव 2022 नई दिल्ली में मनाया गया दोस्तों। उत्कर्ष महोत्सव है क्या? ये इसका उद्देश्य है संस्कृत को बढ़ावा देना दोस्तों। भारत और भारत के अलावा ऑल ओवर वर्ल्ड में यानी पूरे विश्व में संस्कृत को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उत्कर्ष महोत्सव दोस्तों हर वर्ष मनाया जाता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने अंतरिक्ष टेलीस्कोप की सहायता से पहले रहने योग्य ग्रह की खोज की योजना बनाई है दोस्तों? मैं आपको बता दूं, ये कारनामा कोई और नहीं कर रहा है, ये कारनामा करने वाला देश चीन होगा दोस्तों। चीन जो है वो 32 प्रकाश वर्ष दूर एक ग्रह की खोज कर रहा है जिसे वो रहने योग्य मान रहा है और वहाँ पर भविष्य में आगे चलकर अब वहाँ पर मानव जीवन की संभावना को देख रहा है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस, नया प्रश्न हमारा, हाल ही में किस देश ने अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल सरमत का सफल परीक्षण किया है दोस्तों? हाल ही में जो आपको जानकारी होगी कि रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, उसी बीच में जो रूस है उसने सरमत मिसाइल का परीक्षण किया है। ये एक अंतर्द्वीपीय मिसाइल है, यानी इसको एक द्वीप से दूसरे द्वीप में लॉन्च किया जा सकता है, मतलब इसकी मारक क्षमता है। मैं आपको बता दूं कि ये जो बैलिस्टिक मिसाइल है इसको उत्तरी ध्रुव से लेकर दक्षिणी ध्रुव तक लॉन्च किया जा सकता है, माने छोड़ा जा सकता है। और मैं आपको बता दूं इसका नाम है RS-8 सरमत। इसका पूरा नाम है RS-8 सरमत। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा वैक्सीन अनुसंधान एवं विकास केंद्र शुरू किया गया? दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो वैक्सीन अनुसंधान एवं विकास संगठन केंद्र शुरू किया गया है दोस्तों, वो किया गया है ब्रिक्स द्वारा। वो ब्रिक्स द्वारा किया गया है दोस्तों, ब्रिक्स द्वारा। दोस्तों आपको जानकारी होगी कि ब्रिक्स जो है वो 5 देशों का एक संगठन है, उसमें भारत भी शामिल है। भारत, रसिया यानी कि ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि वैक्सीन अनुसंधान एवं विकास केंद्र जो है वो नई दिल्ली में खोला गया दोस्तों, नई दिल्ली में। और किसके द्वारा खोला गया? ब्रिक्स के द्वारा। यानी इसमें ब्रिक्स जो है कहीं नहीं है, यानी आंसर हो जाएगा दिल्ली। तो ब्रिक्स के द्वारा ये वैक्सीन का जो केंद्र है, अनुसंधान एवं विकास केंद्र खोला गया है दोस्तों नई दिल्ली में। जो हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं मनसुख मंडाविया, उन्होंने इस केंद्र का उद्घाटन किया दोस्तों और इसको खोला गया। बताया गया कि भारत जो है, जो ब्रिक्स देश है,
वो लगभग 70% पूरे विश्व के 70% टीके का निर्माण करेंगे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। चक्रवाती तूफान मैगी कौन सा देश प्रभावित रहा? दोस्तों जो चक्रवाती तूफान मैगी है वो हाल ही में फिलीपींस देश में आया और इसमें लगभग 200 व्यक्तियों की मौत हो गई। लगभग 200 व्यक्तियों की इसमें मौत हो गई और लगभग 110 व्यक्ति गायब बताए गए हैं, माने लापता बताए गए हैं, बताए गए हैं दोस्तों। और मैं आपको पहले एक वीडियो में बता चुका हूं कि इन जो तूफान आते हैं, चक्रवाती तूफान, इनके नाम जो हैं वो हर एक 13 देशों का एक पैनल है वो निर्धारित करते हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मनाने के लिए इसरो द्वारा भारत की 750 स्कूली लड़कियों द्वारा सरकारी स्कूलों के बच्चों को अंतरिक्ष की बुनियादी समझ और ज्ञान के साथ प्रोत्साहित करने के लिए विकसित किया गया उपग्रह कौन सा है? दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया गया उसी के नाम पर इस उपग्रह का नाम दोस्तों रखा गया आज़ादी सेट। इस उपग्रह का नाम दोस्तों रखा गया है इस उपग्रह का नाम दोस्तों आज़ादी का जो अमृत महोत्सव हम लोगों ने मनाया है, 75वीं वर्षगांठ जो इस बार थी जिसमें हम लोगों ने मनाया था आज़ादी का अमृत महोत्सव, उसी के नाम पर इस सैटेलाइट जो लॉन्च की गई है इसरो के द्वारा और उसका नाम दिया गया है आज़ादी सेट। दोस्तों उसका नाम दिया गया है आज़ादी सेट। मैं आपको बता दूं इसमें 750 अलग अलग सरकारी स्कूलों की लड़कियों द्वारा सेल्फी कैमरे और अन्य ज़रूरी चीज़ों को लगाया गया है। जो 50-50 ग्राम की ये सारी चीज़ें थी लगभग। इसका जो इसके साथ जो 50 जो पेलोड गए थे उनका 750 पेलोड गए थे, जो उनका कुल वजन 8 किलोग्राम था दोस्तों। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किस भारतीय महिला को मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब दिया गया? दोस्तों अभी हाल ही में दोस्तों ये प्रतियोगिता संपन्न हुई है जिसमें मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब सरगम कौशल को मिला है। दोस्तों सरगम कौशल जो है वो जम्मू कश्मीर की है। 21 वर्षीय सरगम कौशल जो है वो जम्मू कश्मीर से की रहने वाली है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में किसे पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति बनाया गया है? दोस्तों पेरू की जो पहली महिला राष्ट्रपति बनाई गई हैं वो डीना बोलुआर्टे बनाई गई। दोस्तों डीना बोलुआर्टे जो हैं पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति होंगी दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में लॉन्च की गई पुस्तक समाज सरकार बाजार की लेखिका कौन है? दोस्तों समाज सरकार बाजार की जो लेखिका हैं वो है रोहिणी नीलेकणी। दोस्तों रोहिणी नीलेकणी ने समाज सरकार और बाजार के बीच में उनका कहना है कि ये पुस्तक में कुछ इस तरह की कंटेंट्स है कि ये पुस्तक जो है समाज सरकार और बाजार के बीच में एक संतुलन कायम करने का काम करेगी। दोस्तों रोहिणी नीलेकणी जो हैं वो एक लेखिका होने के साथ साथ एक समाज सेवी भी हैं जो वर्तमान में एक एनजीओ चलाती हैं, गैर सरकारी संस्था चलाती हैं जो स्वच्छता और स्वच्छ पेयजल के दिशा में काम करती है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर के बिना माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? दोस्तों पहली भारतीय महिला बनी है सियाली बसाक। सियाली बसाक जो है दोस्तों ये पश्चिम बंगाल से हैं, पश्चिम बंगाल से हैं दोस्तों। और मैं आपको बता दूं कि जो सियाली बसाक हैं ये अपने दूसरे प्रयास में
एवरेस्ट पर चढ़ने में सफलता पाई दोस्तों। ये पहले प्रयास में अपने इस चोटी तक पहुंचने के करीब पहुंच गई थी लगभग, लेकिन फंडिंग की कमी की वजह से उनको वापस लौटना पड़ा और दूसरे प्रयास में ये इस माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने में सफलता प्राप्त करी और भारत की पहली महिला बनी। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से किसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नया सलाहकार नियुक्त किया गया है दोस्तों? आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री का नया जो सलाहकार बनाया गया है अभी हाल ही में, वो तरुण कपूर बनाए गए दोस्तों। तरुण कपूर बनाए गए हैं। तरुण कपूर जो है पूर्व पेट्रोलियम सचिव थे। इसके पूर्व जो तरुण कपूर हैं वो पूर्व पेट्रोलियम सचिव थे। अब इनको नरेंद्र मोदी जी का नया सलाहकार नियुक्त कर दिया गया है दोस्तों। ये हिमाचल प्रदेश कैडर के IAS हैं और इसके पहले ये पूर्व पेट्रोलियम सचिव थे और वर्तमान में इनको नरेंद्र मोदी जी का नया सलाहकार बनाया गया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में किस बल्लेबाज ने एक दिवसीय मैचों में सबसे तेज दोहरा शतक लगाया? तो वो हैं दोस्तों हमारे ईशान किशन ने बांग्लादेश के खिलाफ बांग्लादेश के विरुद्ध मात्र 126 गेंदों पर इन्होंने 200 रन बनाए। मात्र 126 गेंदों पर 200 रन की माने इन्होंने अपना दोहरा शतक लगाया और 210 रन पर ये आउट हुए। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इनके पूर्व यह जो रिकॉर्ड था वो वेस्ट इंडीज के धाकड़ बल्लेबाज क्रिस गेल के नाम था, जिन्होंने 138 गेंद पर अपना दोहरा शतक बनाया था। लेकिन ये रिकॉर्ड तोड़ते हुए ईशान किशन ने चटगांव, बांग्लादेश का जो शहर है चटगांव में बांग्लादेश के खिलाफ खेलते हुए मात्र 126 गेंदों पर ताबड़तोड़ 200 रन बनाए। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन किस देश में हुआ? दोस्तों फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन जो हुआ है वो कतर में हुआ है। दोस्तों ये पहला मौका है जब किसी अरब कंट्री या मुस्लिम कंट्री में फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन हुआ। दोस्तों फीफा वर्ल्ड कप का जो इस बार विजेता है वो दोस्तों अर्जेंटीना में है। अर्जेंटीना विजेता बना है और इसने फ्रांस की टीम को पेनाल्टी शूटआउट में हराया। दोस्तों और अगर फीफा वर्ल्ड कप के बारे में जानकारी आप चाहते हैं तो मेरा पिछला वीडियो देखना ना भूलें। फीफा वर्ल्ड कप एक वीडियो में सब कुछ है, एक ही वीडियो में सारी जानकारी है फीफा वर्ल्ड कप 2022 के बारे में। तो आप इसको सर्च करिए और मेरे चैनल पर और आप इसके बारे में पूरा डिटेल देख सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में किस बल्लेबाज ने रिपीट हुआ है दोस्तों? अगले प्रश्न की तरफ आते हैं हम लोग। फार्मूला 1 रेस बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब किसने जीता? दोस्तों इस समय जो सबसे ज़्यादा हिट चल रहे हैं फार्मूला रेस 1 में, उन्होंने ही ये खिताब जीता है इस बार, यानी कि मैक्स वेरस्टेपेन। दोस्तों मैक्स वेरस्टेपेन जो है वो रेड बुल के ड्राइवर हैं। रेड बुल के ड्राइवर हैं, यानी रेड बुल जो कार है उसको ये ड्राइव करते हैं दोस्तों। और ये जो हैं वो नीदरलैंड से हैं, यानी नीदरलैंड के खिलाड़ी हैं और इस बार इन्होंने बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब अपने नाम किया। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य में ई अधिगम योजना शुरू की गई? दोस्तों ई अधिगम योजना जो है वो हरियाणा राज्य द्वारा शुरू की गई। मैं आपको बता दूं कि ई अधिगम योजना है क्या। दोस्तों ई अधिगम योजना के अंतर्गत 9वीं से 12वीं तक
कि सरकारी स्कूलों के छात्रों को टैबलेट वितरित करने की योजना है दोस्तों। 9वीं से 12वीं तक सरकारी स्कूलों के छात्रों को टैबलेट वितरित करने की योजना है दोस्तों। इसके अंतर्गत पहले चरण में 119 अलग अलग स्थानों पर यहाँ के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने ये लैपटॉप जो टैबलेट है वो बांटे हैं दोस्तों। मैं आपको और बता दूं थोड़ा सा कि हरियाणा जो है भारत के सभी राज्यों में सबसे ज़्यादा शिक्षा पर बजट खर्च करने वाला राज्य है। सर्वाधिक शिक्षा पर सर्वाधिक बजट खर्च करने वाला राज्य है दोस्तों। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने विश्व की सबसे लंबी मेट्रो लाइन शुरू की है? दोस्तों, विश्व की सबसे लंबी मेट्रो लाइन जो है इस बार चीन ने शुरू करी है दोस्तों। चीन के पास पहले भी ये तमगा था सबसे लंबी मेट्रो रेलवे लाइन का, और ये तमगा जो है चीन ने अपने पास रखते हुए इस बार नई मेट्रो रेलवे लाइन शुरू कर दी है, और जिसकी कुल लंबाई होगी 831 किलोमीटर, जो कि बहुत ज़्यादा है मेट्रो रेल के नज़रिए से दोस्तों। फेसबुक और इंस्टाग्राम की मूल कंपनी मेटा इंडिया का वाइस प्रेसिडेंट हाल ही में किसे बनाया गया है दोस्तों? जो वाइस प्रेसिडेंट इस बार बनाई है वो संध्या देवनाथन को बनाया गया है। संध्या देवनाथन को मैं आपको बता दूं कि लगभग 22 वर्षों का अनुभव है इस क्षेत्र में, और खुद में वो गेमिंग एक्सपर्ट भी हैं, और इन्होंने वर्ष 2000 में दिल्ली यूनिवर्सिटी से MBA किया हुआ है, और गेमिंग एक्सपर्ट है दोस्तों। गेमिंग एक्सपर्ट है, ये गेमिंग एक्सपर्ट है, ये गेमिंग एक्सपर्ट रही है। और इस समय मेटा इंडिया और इंस्टाग्राम की जो फेसबुक और इंस्टाग्राम की जो मूल कंपनी है मेटा इंडिया, उसकी ये वाइस प्रेसिडेंट बनाई गई है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जारी किए गए डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान मिला है दोस्तों? डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत को इस बार 46वां स्थान दिया गया दोस्तों। इस बार डेमोक्रेसी इंडेक्स में जो है भारत को 46वां स्थान दिया गया है। ये होती क्या है दोस्तों, ये भी समझे। डेमोक्रेसी इंडेक्स का मतलब है कि किस देश में लोकतंत्र कितना मजबूत है, उसके आधार पर डेमोक्रेसी इंडेक्स में स्थान दिया जाता है। भारत को 46वां स्थान मिला है। मैं आपको बता दूं इसमें पहले स्थान पर नॉर्वे है, प्रथम स्थान नॉर्वे को मिला है दोस्तों पहले स्थान पर, जबकि अंतिम पायदान पर अफगानिस्तान है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। लूला डा सिल्वा किस देश के नए राष्ट्रपति बनाए गए हैं? दोस्तों, लूला डा सिल्वा जो है ब्राज़ील के नए राष्ट्रपति बनाए गए हैं दोस्तों। मैं आपको बता दूं कि ब्राज़ील के तीसरी बार राष्ट्रपति बने हैं, तीसरी बार राष्ट्रपति बने हैं, और इन्होंने अपने पूर्व यहाँ के जो राष्ट्रपति थे बोल्सोनारो ये बोल्सोनारो का स्थान लेंगे दोस्तों लूला डा सिल्वा, और इन्होंने बड़े कम अंतर से बोल्सोनारो को इस चुनाव में हराया दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। दिसंबर 2022 में युद्धपोत को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया, उसका नाम क्या है? मैं आपको बता दूं इसका नाम जो है दोस्तों INS मोरमुगाव है, INS मोरमुगाव है दोस्तों। मैं आपको बता दूं कि दिसंबर माह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसे गोवा के बंदरगाह पर भारतीय नौसेना को शामिल किया, भारतीय नौसेना को समर्पित किया दोस्तों। मैं आपको बता दूं कि INS मोरमुगाव जो है वो लगभग स्वदेशी युद्धपोत है दोस्तों। इसमें 75% सामान जो है दोस्तों वो
भारतीय है, यानी कि इसे मेड इन इंडिया के अंतर्गत दोस्तों बनाया गया है। ये बड़ी बात है अपने देश के लिए कि इसे 75% इसको मेड इन इंडिया कह सकते हैं हम। और ये एक विध्वंसक युद्धपोत है दोस्तों, और जिससे भारत की जो जल में सामरिक शक्ति है वो बढ़ने वाली है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, तुर्की देश का नाम बदलकर क्या रखा गया? दोस्तों तुर्की का नया नाम जो है वो हाल ही में तुर्कीये कर दिया गया है। यहाँ के जो तुर्की के जो शेख हैं और वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं उनके द्वारा एक पत्र लिखा गया था यूएनओ को कि वहाँ जो तुर्की का नाम है वो नाम बदलकर तुर्कीये कर दिया जाए। तो अंततः यूएनओ ने इनकी बात को माना और इनका नाम बदलकर तुर्कीये कर दिया गया, यानी अब तुर्की देश को हम तुर्कीये नाम से जानेंगे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य के गमोचा यानी तौलिया का हाल ही में जीआई टैग दिया गया? दोस्तों जो हाल ही में जीआई टैग मिला है गमोचा को, यानी वहाँ का एक तौलिया है, वो है असम राज्य का। असम राज्य का जो गमोचा यानी तौलिया है उसको हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। जीआई टैग दोस्तों आप जानते होंगे जियोग्राफिकल इंडेक्स होता है, और भारत में जो पहला जीआई टैग मिला था वो 2004 वर्ष 2004 में दार्जिलिंग चाय को दिया गया था दोस्तों। दार्जिलिंग चाय को 2004 में पहली बार जीआई टैग मिला था। मैं आपको ये भी बता दूं कि जीआई टैग जो है वो दोस्तों 10 वर्ष के लिए वैलिड होता है, और इसके साथ साथ में जीआई टैग देने के बाद एक प्रकार से कानूनी सुरक्षा भी मिलती है उस प्रोडक्ट को या वस्तु को, और इसके साथ साथ उस प्रोडक्ट को बढ़ावा भी मिलता है। इस अवसर पर मैं आपको बता दूं जब ये जीआई टैग इनको गमोचा को दिया गया असम के इस प्रोडक्ट को, तो इस समय वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत विश्व शर्मा, उन्होंने कहा कि ये हमारे लिए गर्व की बात है कि गमोचा को जीआई टैग मिला है। इससे वहाँ के जो बुनकर होंगे उनकी आय में इजाफा होगा। और इसके मैं आपको बता दूं कि गमोचा क्या होता है। गमोचा जो है दोस्तों एक प्रकार का वहाँ पे सम्मान सूचक तौलिया है, जिसे अपने से बड़े उम्र के और बुजुर्गों को सम्मान देने के लिए ये गमोचा दिया जाता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2022 कहाँ आयोजित किया गया? मैं आपको बताता हूं कि अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव जो है दोस्तों वो हरियाणा के कुरुक्षेत्र में आयोजित किया गया। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में आयोजित किया गया। क्या है ये गीता महोत्सव, मैं आपको ये भी बता दूं दोस्तों। मैं आपको बता दूं कि जो गीता महोत्सव है वो मार्गशीर्ष माह जो होता है हमारे हिंदू पंचांग के अनुसार, उसमें जो शुक्ल पक्ष की 11वां दिन होता है उसमें शुक्ल एकादशी उसको बोलते हैं। कहा जाता है, ऐसी मान्यता है कि शुक्ल एकादशी के दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। इसी वजह से हर वर्ष उसी दिन यानी शुक्ल एकादशी को ही अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव मनाया जाता है हरियाणा सरकार द्वारा कुरुक्षेत्र में। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस शहर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया गया? दोस्तों हाल ही में जो विधि विश्वविद्यालय खोला गया है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, वो है दोस्तों जयपुर। जयपुर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय यानी कि लॉ यूनिवर्सिटी खोली गई दोस्तों। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ। वर्ष 2023 में होने वाले महिला विश्व कप बॉक्सिंग चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? दोस्तों ये जो बॉक्सिंग चैंपियनशिप होने वाला है, महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप, इसकी मेजबानी करेगा हमारा भारत देश, और इसे नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। दोस्तों नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। मैं आपको बता दूं कि वर्ष
2022 में यह तुर्की में आयोजित किया गया था। जो महिला हॉकी चैंपियनशिप थी जो वो तुर्की में आयोजित हुई थी, और मैं आपको बता दूं कि तुर्की ही इसका चैंपियन था, जबकि भारत को एक गोल्ड, पिछले जो महिला विश्व कप हॉकी चैंपियनशिप है उसमें भारत को एक गोल्ड और +2 कांस्य पदक मिले थे। दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपने आज के अंतिम प्रश्न की तरफ। यूएस ओपन 2022 महिला एकल का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता? दोस्तों ये खिताब जो है वो इगा स्वीटेक ने जीता। दोस्तों ये पहला मौका है जब इगा स्वीटेक ने कोई भी अपना ग्रैंड स्लैम का खिताब जीता है। दोस्तों ये जो है वो पोलैंड की है। दोस्तों ये पोलैंड की है और इन्होंने जेब्योर, यहाँ मैं साफ साफ लिख रहा हूँ, जेब्योर को इन्होंने हराया है। और ये जो जेब्योर है वो ट्यूनीशिया की है, दोस्तों ट्यूनीशिया की है। तो दोस्तों आज का ये वीडियो यहीं तक रखते हैं। ये हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन था। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा और आने वाले एग्ज़ाम्स में ये आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगा। आज अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर करें और बेल आइकॉन बटन दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारी नई वीडियो की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक यू। जय हिंद।